कौन कौन से द्रव्य दिए हैं, उसकी बनावट ट्रिक्स कौन बना सकता है। यहाँ पर आप ऐसे ट्रिक्स बना सकते हो, अगर आपको पीजी के हिसाब से याद करना है तो, कि प्रिय अनंता ने कटवंग प्रिय अनंता, ऐसा आप ले सकते हो। प्रिय अनंता से प्रियंगु और अनंता आ गया। प्रिय अनंता ने क्या करा, आम्र की अस्थि काट कर खाई, ऐसा आप कह सकते हो। ऐसे एक छोटी सी ट्रिक्स बनाओ और दूसरी वाली अलग से आप ट्रिक्स बना सकते हो। तो उसमें आप दो जो का अशाय रसात्मक है द्रव्य, उसको तो याद हो जाएगी आपको। जैसे लोद्र हो गया, मोचरस हो गया। लोद्र अशाय कटुशीत है, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोचरस अपन अतिसार के अंदर देते ही देते हैं, इसलिए उसको भी कुछ ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पर तब भी आपको ट्रिक्स बनानी है तो आप ऐसे शॉर्टकट में ट्रिक्स बना सकते हो। और इधर धात की भी कषाय कटुशीत है, संधानीय द्रव्य है, तो वो शरीर के अंदर संधान संग्रहण भी करती है, कषाय कटुशीत है। और पद्म केशर भी ये दिया हुआ है, अशाय कटुशीत ही है, यानी कि वो स्तंभन करने वाला द्रव्य है। तो इसके आप ऐसे ट्रिक्स बना सकते हो कि प्रिय अनंता ने आम्रास्ति को काट कर खाई। और ऐसी दूसरी ट्रिक्स आप डायरेक्टली लॉजिकली भी याद कर सकते हो। सभी द्रव्य कषाय रसात्मक है, इसलिए इसमें कुछ अलग से लॉजिक यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट स्तंभन करने वाले द्रव्य है। पक्वातिसार है तो उसके अंदर ये आप द्रव्य दे सकते हो। अगर कोई पक्वातिसार का पेशेंट आ जाता है तो प्रैक्टिकली कौन कौन से टैबलेट दे सकते हो फिर तो। यहाँ पर कुटज का वर्णन नहीं किया गया, ये ध्यान में रखना है तुमको। है क्या इसमें कुटज का वर्णन? नहीं है। तो ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन पॉइंट भी आप लिखा करो। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते पीजी के अंदर कि पूरी संग्रहणीय द्रव्यों में नीचे जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा द्रव्य नहीं है, तो वहाँ पर कुटज भी आपको कंफ्यूज कर सकते हो। तो आपको सबके लगेगा भाई सब कुटज तो पुरुष का संग्रहण करता है, पर वो महाकषाय में इंक्लूड नहीं है। तो ऐसे एक्सेप्शन द्रव्य भी आप इसके अंदर ऐड करके रख सकते हो। जब आप नोट्स बनाओगे उसी टाइम बनाते रहो, संहिता के अंदर लिखो कि पूरी संग्रहणीय द्रव्य में क्या नहीं है तुम्हारा, कुटज नहीं है, बिल्व भी नहीं। हाँ बिल्व भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते फिर। पुरुष विरंजनीय द्रव्य। पढ़ो कुमरे पढ़ो, पुरुष विरंजनीय द्रव्य। पुरुष विरजनीयम दोषदुष्टं पुरुषं विरञ्जयित्वा प्रकृतो स्थापयति तत् पुरुष विरजनीयम्। अन्नस्य घनोमलः पुरुष अग्निमान्द्यात् अजीर्णात् आमाद् स्रोतोरोजन्य काम्लायां पाण्डुरोगे च अन्नस्य घनमलस्य च पचनं सारकीट पृथक्करणं सम्यग् न भवति। पक्वाशयरोगे च पुरुषस्य वर्णन प्राकृतः तत्र हरिद्राचित्र क्रीडंग च पुरुष विरेजनीयानि भवन्ति। चरकोक्त पुरुष विरेजनीयो गण जम्बूशल्लकी त्वक चूराम मधुक चालमल्ली श्रीवेष्टक मृत भृष्टमृत पयस्य उत्पल तेलकना इति दशमानि पुरुष विरजनीयानि भवन्ति। किसी ने ट्रिक्स बनाई थी फिर इसकी पुरुष विरंजनीय द्रव्य की? कोई बना सकता है तो बनाओ उसकी, क्योंकि ये महाकषाय तुमको 50 की 50 महाकषाय तुम्हें मुखगत होने चाहिए तभी जाके, क्योंकि पीजी के अंदर ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी आते ही आते इसके। मेरे पास भी उसके ट्रिक्स है, पर अब क्या पता कहाँ पर मिलेंगे। चलो मिल गए इसके। हाँ इसके शायद ऑनलाइन नहीं, क्या आपको इसके सॉन्ग्स भी मिल जाएंगे कि वो एक है यूट्यूब के अंदर, तो उसके भी देख लेना। कोई कोई सॉन्ग्स के अंदर भी इसको याद कर लेते हैं। क्या बता रहे हो? पुरुष विरंजनीय द्रव्य के अंदर दोष दुष्ट पुरुष विरंजनीयान्वन प्रकृत स्थापित तथा पुरुष विरंजनीयम।
अगर दोष दृष्टि पुरुष के अंदर है, यानी कि तुम्हारी मल की उत्पत्ति प्राकृत तरीके से नहीं हो रही है, तुम्हारा पुरुष की जो प्राकृत घनत्व बोला है, परिपिंडत्वात ऐसा बोला गया है कि इसके अंदर ज़्यादा मल के अंदर दुर्गंधता नहीं हो, उसका पीत वर्णी हो, ऐसा प्राकृत जो पुरुष का जो बताया गया है, अगर इससे कोई भी हटके आता है तो उसको पुरुष की विकृति आप बोलेंगे। जैसे कुछ कुछ पेशेंट के अंदर पुरुष ऐसा चिपचिपा निकलता है, स्निग्धता एक तो निकलता है, छोटे छोटे स्टूल्स के ऐसे पिलेट्स बन के निकलते हैं, जिसको ऐसे आप पत्थर के जैसे छोटे छोटे पत्थर निकल रहे हैं, क्या ऐसे हार्ड स्टूल होता है, किसी किसी को पतला सेमी सॉलिड स्टूल होता है पर स्टैग्नेंट ऐसे चिपचिपा होता है जो आम युक्त होता है। कुछ कुछ पेशेंट बोलते हैं कि मुझे गैस बहुत ज़्यादा पास होती है और उसमें दुर्गंधता बहुत रहती है और बाद में फिर बार बार मुझको जाना पड़ता है। ऐसा जो पुरुष जो होता है कि नहीं। कुछ कुछ एक ऐसी हटके भी केस थी कि बता रहे थे कि एक पेशेंट था, वो बोलता था जब पुरुष का वो ये कर देता है, पुरुष का मल त्याग करता है, वो मॉर्निंग में उठते हैं तो उसको भयानक कमजोरी आ जाती है, बहुत ज़्यादा सिवियर वीकनेस आ जाती है। तो वैद्य के पास गया तो वैद्य ने ऐसे हिस्ट्री ली, तो वैद्य को ऐसा लगा कि भाई साहब ये जो पुरुष जो है इसके साथ में मल भाग में सार भाग भी निकल जा रहा है, यानी सार किट्टा का विभाजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा और जो शरीर के अंदर का सार भाग है वो ग्रहण नहीं हो पा रहा और इसीलिए पुरुष त्याग करने के बाद उसको अचानक से कमजोरी आ जाती है। ऐसा भी एक आप बोल सकते हो। तो या उसने पूरी संग्रहणीय द्रव्य दिए जिससे कि जो सार भाग है उसका भी संग्रहण हो और मल का अच्छे से पृथक्करण हो जाए। ऐसा फिर एक केस थी। और एक केस थी, चलो इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में बता दें। दोष दुष्ट पुरुष विरंजनीयत्वा प्रकृत्य स्थापित, प्राकृत करता है पुरुष के अंदर का, पुरुष को प्राकृत करता है ऐसे बताए। अन्यस्य घनमल पुरुष है, अग्निमाद्यात अजीर्णात आमाद, अग्निमाद्य के कारण, अजीर्ण के कारण, आम के कारण, स्त्रोतरोधजन्य कामलाया, स्त्रोतरोध यानी कि रुद्रपद जो कामला है उसके अंदर पुरुष का जो ये है वर्ण जो है वो श्वेत रंग का हो जाता है। पांडुरोग अन्नस्य घनमलस्य पचनम सारकिट्ट पृथकरम सम्यक न भवती, यानी सारकिट्ट का पृथकरण अच्छे से नहीं होता इसलिए वो विकृत हो जाता है। पक्वाशय रोगी पुरुष वर्ण से न प्राकृतम, पक्वाशय के अंदर रोग अगर है जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह है, कोलाइटिस है, तो उसके अंदर भी पुरुष का वर्ण प्राकृत नहीं रहता। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि हरिद्रा आप दे सकते हो, हरिद्रा उष्ण है कि नहीं, तिक्तकट उष्ण पाचन करने में श्रेष्ठ है। चित्रक भी आप दे सकते हो पुरुष का पाचन करने के लिए, विडंग भी आप दे सकते हो, कृमि की संप्राप्ति हो या नहीं भी हो पाचन करने के लिए आप दे सकते हो। अर्श के अंदर विडंग बहुत ही अच्छा काम करता है। च पुरुष विरंजनियानी भवंती, चरकोक्त पुरुष विरंजनीय गण बता रहे हैं। जंबू बताया गया है, हे जंबू कशाकटुशीत, पुरुष का संग्रहण भी करेगा और पुरुष का विरंजन भी करेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि पुरुषगत जो पित्त दोष है उसको कम करने वाला जंबू है। शल्य की उष्ण है, शल्य की का भी यहाँ पर आप ये कर सकते हो। कभी कभार ये कन्फ्यूज कर देता है कि शल्य की आप मैक्सिमम पेन किलर करके यूज़ करते हो, संधिगत बाद में यूज़ करते हो, जैसे प्रैक्टिकली यूज़ होता है, पर शल्य की का वर्णन चरक ने कहाँ पर किया हुआ है कुमरे? पुरुष विरजनीय मेरे को वो भी शल्य की का क्या यूज़ किया है? शल्य का क्या कौन सा भाग यूज किया? शल्य की त्वक है ना शायद, वो का त्वक अलग है। त्वक मतलब दालचीनी बता रहे क्या? क्या शल्य की त्वक बोला हुआ है? हिंदी के क्या शल्य की त्वक बोला है ना? तो शल्य की का अपन जो संधिगत बाद में यूज करते हैं वो क्या करते हैं? क्या यूज करते हैं शल्य की का? निर्यास यूज करते हैं ना? क्या बोलते हैं उसको शल्य की के निर्यास को? मूत्रस। वो शालमली का है वो निर्यास। शालमली अलग है, शल्य की अलग है। सरल मेरे हिसाब से एक बार आप ग्लोबल में जाके देखो, मेरे हिसाब से कुंद्रू है, पर कंफर्म करो अभी के अभी जाके। कुंद्रू बोलते हैं, कुंद्रू शल्य के निर्यास को। देख लो एक बार, कंफर्म कर लो। पीजी के नोट्स है ना, उसके अंदर देखो एक बार द्रव्यगुण में जाकर कंफर्म करो। कुंद्रू बोलते हैं शायद।
मेरे हिसाब से जितना याद है मुझे। बोसेला सेराटा। हाँ बस कुंदरू की एक पर्यायी नाम भी है शल्यकी का। हाँ हाँ हाँ, कुंदरू। शायद निर्यास को कुंदरू बोलते हैं, एक बार कंफर्म कर लेना उधर द्रविड़ में जाके, पर्याय नाम तो होगा ही उसका, कुंदरू बोलते हैं शायद, ऐसा याद आ रहा है मुझे। चलो, शल्य की भी है और शालमली भी है। आपकी आ गई शालमली, जो कि शालमली, और वो ऊपर जो है शालमली का निर्यास है मोचरस उधर संग्रहणीय द्रव्य में। कचूरा बोला गया है, जो कि बहुत अच्छा दीपन पाचन करने वाला है। ये जहाँ पर वात कवच की समृद्धि, वहाँ पर आप कचौरा दे सकते हो। जम्बू हो गए, शल्य के हो गए, शल्य के त्वक बोला गया है, कचौरा क्या है, मधुक बोला है ना, मधुक मोह के फूल भी कर देते हैं ऐसा बोल रहे। पुरुष विरंजनीय पित्त संप्राप्ति में आप दे सकते हो। शालमली भी पित्त संप्राप्ति में जाओ। श्रीवेष्टक एक बार देखो, श्रीवेष्टक कौन सा द्रव्य है? तो वो श्रीवेष्टक धूप बोलते वो वाला है ना शायद। श्रीवेष्टक मतलब कौन सा? धूप मतलब कौन सा? वो सरल। सर्जरस बोल रहे हो तुम? सर्जरस होगा फिर वो, तुम जो कह रहे हो ना, धूप में जो यूज करते हैं दोपन कर्म में। चलो ठीक है, देख लेना। उधर क्या बता रहे, संहिता के इधर क्या बता रहे श्रीवेष्टक का? और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने का कि भृष्ट मूत्रिका है, भृष्ट मूर्तिका बताई गई है, यानी कि भुनी हुई मिट्टी भी पुरुष का विरंजन कर देती है, ऐसा बोला गया। अब कौन सी मिट्टी यूज करना है वो डाउटफुल है, कि काली मिट्टी यूज करनी है, लाल मिट्टी यूज करनी है, पीली मिट्टी यूज करनी है, कौन सी यूज करनी है, वो एक क्वेश्चन मार्क है बड़ा सा, पर कभी यूज तो नहीं किया गया। चलो ठीक है। श्रीवेष्टक को क्या क्या? विरोजा। बिरोंजा, ठीक है चलो, मैंने भी यूज नहीं किया तो। वृष्ट मूर्तिका बोली गई। पयस्या, पयस्या देखा एक बार, पयस्या उत्पल तिल कना। विदारी कंद। चलो, विदारी कंद, विदारी कंद, ठीक है, विदारी कंद एक बार याद रख लेना, विदारी कंद भी करता है। मधुर मधुर शीत एक गुरु है, पुरुष का विरंजन करता है, ये थोड़े डाउटफुल में है। उत्पल बताया गया है, उत्पल यही है ना, कमल का प्रकार है, वो तो ठीक ही है कि वही सब पित्त संप्राप्ति में आप दे दो करके। तिल और कना, कना मतलब पिपली बताइए ना। आप इसकी एक छोटी सी ट्रिक्स बना सकते हो पुरुष विरंजनीय की, कि एक लड़का था श्री नाम का, उसने क्या किया, शालमली और शल्यकी को मोह से दूध के अंदर कचरा मिलाकर, कचरा और पिपली मिलाकर, यानी कि पुरुष, उसके पुरुष का विरंजन किया, ऐसा आप अलग से ट्रिक्स बना सकते हैं। ऐसे स्टोरी बनाकर आप उसके अंदर याद कर सकते हो, पर ट्रिक्स बना कर रखो, अभी के अभी बना कर रखो, कैसे भी बना कर रखो, अच्छी रहे खराब रहे कैसे भी रहे, पर आपको ट्रिक्स बनानी ही बनानी है। बिना ट्रिक्स के इसको छोड़ मत देना पुरुष विरंजनीय द्रव्य को। इसमें ये एक याद रखना कि इसमें शालमली डाली पर मोचरस नहीं डाला, और पुरुष संग्रहणीय में मोचरस डाला हुआ है। कभी कभार ऐसे भी वो कंफ्यूज कर देते होते हैं, सिंपली क्वेश्चंस, पर कभी कभी हार्ड कर देते हो। हाँ, इसकी एक केस बताने वाला था मैं। एक इनफर्टिलिटी की पेशेंट थी, जिनके कोई भी हेतु मिल नहीं रहे थे, पर एक जस्ट उन्होंने ऐसा ही ये किया, क्या पता, वो वैद्य का डायग्नोसिस ऐसा था कि ये जो पक्वाशय रेक्टम जो होता है, रेक्टम के सामने जो फीमेल की होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी की पूरी आती है, जैसे रेक्टम पीछे होता है, सामने रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरी की पूरी। तो अगर रेक्टम के अंदर जो स्टूल होता है एक्यूमुलेट होकर कुछ देर के लिए रहता है, तो उसके अंदर अगर ज़्यादा उष्णता है तो वो कंसीव करने नहीं देता, यानी कि वहाँ से वो जो उष्णता है, एक अवयव की उष्णता दूसरे अवयव के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ऐसे उनका डायग्नोसिस था कि भाई साहब, इसके पुरुष के अंदर पित्त की प्रवृत्ति ज़्यादा है, पुरुष ज़्यादा उष्ण है,
ऐसा उनका डायग्नोसिस था। मे भी सिम्टम्स अब याद नहीं आ रही कि पेशेंट को सिम्टम्स क्या क्या था, पर इनफर्टिलिटी थी, इतना तो याद है कि इनफर्टिलिटी थी। और उन्होंने यहाँ पर पुरुष विरंजनीय द्रव्य का उपयोग किया था, यानी कि जैसे ही पुरुष विरंजनीय द्रव्य 15-20 दिन तक यूज करे, पुरुष का शायद परीक्षण किया होगा उन्होंने, तो कुछ ऐसे डिफॉर्मिटी मिली होगी। जैसे ही पुरुष का वर्ण प्राकृत हो गया और फीमेल ने कंसीव कर दिया, ऐसा उनका था। यानी कि इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट पुरुष विरंजनीय द्रव्य से उन्होंने करी थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि पुरुष विरंजनीय द्रव्य तुम वंध्यत्व के अंदर उपयोग कर सकते हो। तो आपको पुरुष विरंजनीय द्रव्य ऐसे आपको कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई, ग्रहणी दोष हो गए, वहाँ पर तो यूज़ करने ही करने। पर इनफर्टिलिटी के अंदर जहाँ पर पुरुष की वजह से कोई भी डिसीजेस हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको, तो वहाँ पर भी आप पुरुष विरंजनीय द्रव्य आप उपयोग कर सकते हैं। यानी कि आयुर्वेद इतना वास्ट है कि आप कहाँ से कहाँ भी लॉजिक लगा सकते हो, बस ऊपर से मिलना चाहिए। और वो लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि ऑब्वियसली रेक्टम के सामने क्या पड़ा हुआ है, फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम पड़ी है, पूरी पुरुष के अंदर ज़्यादा उष्णता है तो उष्णता पूरी ट्रांसफ़र हो जाएगी, और जो पित्त के कारण है वंध्यत्व क्रिएट हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको शीत द्रव्य जो कि पुरुष विरंजन करते हैं ऐसे द्रव्य देने पड़ेंगे। पुरुष प्राकृत हो गया तो सारगिट्टा का विभाजन भी अच्छे से हो जाएगा, गर्भाशय के अंदर जो उष्णता ट्रांसफ़र हो रही है वो भी नहीं होगी और कंसीव होना शुरू हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे आप फिर पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, पॉलीसिस्टिक ये ओवेरियन डिसीज़ हो गए, पीसीओडी हो गए, जितने भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जितने भी डिसीज़ है उसके अंदर आप पुरुष विरंजनीय द्रव्य आप ऐसा लॉजिकल थिंकिंग से आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि करना ही करना है, पर आप सोच सकते हो कि भाई सब पुरुष का बहुत बड़ा रोल है करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मूत्र संग्रहणीय द्रव्य, और किसी कुछ बताना है इसके बारे में तो आप बता सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, किसी और के अनुभव है तो। बस पुरुष विरंजनीय द्रव्य देने कहाँ पे, मतलब अग्निमांद्य, अजीर्ण, आम, इनसे स्त्रुतुरत हो गया है या सारकीट तो पृथक्करण नहीं हो रहा है तो उसमें देने। दोनों में भी दे सकते हो ना। पुरुष की दृष्टि देखो ना, पुरुष की दृष्टि देखो, वात दृष्टि है, पित्त दृष्टि या कफ दृष्टि देखो ना। इधर महाकषाय के अंदर भी कुछ शीत द्रव्य दिए, कुछ उष्ण द्रव्य दिए हैं, उन्होंने भी तो दोषों के अकॉर्डिंगली यूज किया है कि नहीं। जैसे तिल देखो उष्ण दिया, कना मतलब पिपली उष्ण दे दी है कि नहीं। इधर जम्बू शीत ही शीत दे दिया, शालमली भी शीत दे दी, मधुक भी शीत दे दिया, पयस्या भी शीत दे दिया, मधुर मधुर शीत। वही उसके हिसाब से आप चेंज करके करके दो। अग्निमाद्य का तो विचार तो उन्होंने भी किया ही ना, तो वो दोनों के हिसाब से करो। तो ऐसा अलग अलग टाइप से, पर यही है कि भाई सब पुरुष के कंप्लेंट होने चाहिए, और उसके हिसाब से आप देखो। अब आप नए एक नोट्स बनाते जाओ। जैसे पिपली देखो, अब पिपली आपको और ब्रॉडली अगर एक्सप्लेन करनी है तो आप पिपली का एग्जांपल देखो। महाकषाय याद होना क्यों इम्पोर्टेंट है, तो एक बार पिपली कौन कौन से महाकषाय में आती है, कौन बताएगा मुझे। देखो पिपली आती है अपनी दीपनीय में, यानी दीपन तो करती है कि नहीं। कंठ में आती है, कंठ के लिए हितकारक है, कंठ का दोष का निकालने वाली है कि नहीं। आस्थापनोपग में एक बार चेक करो, आस्थापनोपग में आती है क्या, तो आती है, आस्थापनोपग में आती है। शिरोविरेचन, शिरोविरेचन पग में आती है। शीत प्रशमन, शूल प्रशमन, हाँ, कासर, शीत और शूल प्रशमन में भी आती है कि नहीं। आगे क्या है, कासर में भी कासर, आती है। कासर, हिक्का निग्रहण। अब हिक्का निग्रहण, तृप्तिग्न और वोमन पग में है क्या, छर्दिग्न है वो। एक बार देखो छर्दिग्न में देखो, एक बार छर्दिग्न में है या वमन पग में हो। वमनोपग में तो नहीं है। छर्दिन वमन में है वो। हाँ हाँ, यानी कि वो क्या क्या बोल के रहे वो, माँ कषाय में नहीं है क्या वो, वमन पग छर्दिग्न दोनों में नहीं है ना। हिक्का निग्रहण, चलो ठीक है, इतना ही। और यहाँ पर क्या बताया देखो, एक यहाँ पर क्या बताया, पुरुष विरंजनीय। देखो
जहाँ पर आपको ऐसा काम करना है कि दीपनीय भी काम चाहिए, पुरुष का भी विरंजन करना चाहिए, है कि नहीं। जहाँ पर शूल और शीत का प्रशमन भी करना है वहाँ पर आप पिपली यूज़ कर सकते हो। अब देखो कितना ब्रॉड कंसेप्ट होगा कि पिपली क्या क्या करती है। वैसे आप काश श्वास के कंडीशन में दे सकते हो। जहाँ पर पुरुष का विरंजन करना है, जहाँ पर पुरुष की मेनली दृष्टि है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पिपली का उपयोग आप कर सकते हो। जैसे मूत्र, देखो मूत्र संग्रहणीय द्रव्य में पहले जंबू आया है, जहाँ पर पुरुष विरंजन की अपेक्षा है और मूत्र के संग्रहण की अपेक्षा है, तो वहाँ पर आप जंबू यूज करो। ऐसे दोनों दोनों द्रव्य, दोनों संप्राप्ति यूज करके आपको ऐसे अलग अलग द्रव्य का कॉम्बिनेशन बनाना होगा, उससे ही आपको चिकित्सा के अंदर सफलता मिलेगी। पर मेनली दोष देखो, दुष्य देखो और द्रव्य का स्वभाव भी देखो कि भाई साहब ये द्रव्य क्या क्या काम करेगा। तो एक ही द्रव्य दे दो, पिपलासव ही दे दो, पिपली ही दे दो, सिर्फ प्लेन चूरा। जैसे विविधक का बारे में बोला है, विविधक अगर आप अन्नवह में जाओगे तो वो बताते हैं कि रस रक्त मांस और मेद दोषान हंति विविधकम, ऐसा बोला गया है। तो देखो रस रक्त मांस मेद की एक एकल द्रव्य का प्रयोग अपन कभी करते नहीं कि विविधक ही दे दो। रस को भी, रस का भी दोषों का हरण करेगा, रक्त के अंदर के भी दोषों का हरण करेगा। ऐसे एकल द्रव्य आपके परफेक्ट होने चाहिए। भाई पिपली क्या क्या काम करती है। चलो आगे बढ़ो मूत्र संग्रहणीय में। पर ऐसे केसेस पता है क्या, एक तो ये याद रखा करो इनफर्टिलिटी के, जैसे मैंने अलग अलग केसेस बताए कि नहीं, अब मुझे तो याद है, मैंने कहाँ पर तो भी नोट करके रखे होंगे, इसलिए अभी तक भी याद है। तो वो जब मैं पढ़ता हूँ तो वो केसेस भी याद आ जाते हैं। ऐसा पुरुष विरंजनीय कहाँ पर उपयोग करना है, और आप लिख के रखा करो कि भाई सब इनफर्टिलिटी में ऐसा ऐसा लॉजिकल थिंकिंग करके आप पुरुष विरंजनीय को दे सकते हो। बाकी तो बता ही दिया कि भाई सब पुरुष के जितने भी डिसऑर्डर है सब में आप दे सकते हो। अब अर्श हो गया, ग्रहणीय हो गया, गुल्म होगा, सबके अंदर आप पुरुष विरंजनीय द्रव्य आप दे सकते हो। चलो आगे बढ़ो, पुरुष संग्रहणीय, सॉरी मूत्र संग्रहणीय। मूत्र संग्रहणीय अतिप्रवृत्त मूत्रम यत संगृह्णाति तत मूत्र संग्रहणीयम दूषित कप क्लेद मेद रसामिषम दूषयित्वा बस्ति आश्रित्य अतिमात्रं पुनः पुनश्च मूत्र प्रवृत्तिं करोति प्रमेहं च जनयति। मूत्र अतिप्रवृत्तो मूत्र संग्रहणीयानाम् उपयोग मूत्र संग्रहणीयानि प्राय तिक्तकटुकषाय रसं युक्तानि वृक्षाणि शुष्कानि च भवन्ति यथा खदिर न निम्बश्च। चरकोक्त मूत्र संग्रहणीय गण जम्बू आम्र प्लक्ष वट कपितन उदुम्बर अश्वत्थ भल्लातक अश्मंतक सोमवल्क इति दशमानि मूत्र संग्रहणीयानि भवन्ति। क्या बता रहे हो मूत्र संग्रहणीय में? आपको ट्रिक्स लिखने हैं तो लिख देते। पंचवल्कल का कौन सा कंटेंट नहीं है इसमें? देखो प्लक्ष है, वट है, उदुम्बर है, अश्वत्थ है। अब कौन सा रहा बाकी? ये सभी पंचवल्कल के 4 आ गए, कौन सा नहीं आया? देख के बताओ मुझे, शायद पारिश पिंपल नहीं आया। उदुम्बर, हाँ पारस नहीं है। पारिश पिंपल नाम से आता है एक, शायद उसका संस्कृत नाम कुछ अलग होगा, पारिश नाम से शायद, वो नहीं आता मूत्र संग्रहणीय द्रव्य में। पंचवल्कल के 4 ड्रग आ गए, प्लक्ष भी आ गया, वट भी आ गया, उदम्बर और अश्वत्थ आ गए, यानी 4 ड्रग है पंचवल्कल के। ऐसा याद रखना है आपको, लॉजिकली याद रखना है तो। और बाकी का ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो कि एक कपि था, वो जम्बू और आम्रा खाता था, तो उसका मूत्र का संग्रहण हो गया। ऐसा आप अलग अलग लॉजिक लगा के आप कर सकते हो, अलग अलग ट्रिक्स बनाओ खुद के हिसाब से, पर ट्रिक्स बनाना इम्पोर्टेंट है। क्या बता रहे हो? जहाँ पर अति प्रवृत्ति होती है मूत्र की, वहाँ पर मूत्र संग्रहणीय द्रव्य आपको यूज करना है। ये मूत्र संग्रहणीय द्रव्य क्या करते हैं? दूषित कफ मेद, कफ का करता है, क्लेद का और मेद का क्या करता है? शोषण कर देता है। कफ शरीर के अंदर, कफ क्लेद और मेद जब बढ़ जाता है तो बस्ती से बाहर निकलता है और अति मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति होती है, पुनः पुनः मूत्र प्रवृत्ति होने लगती है। जैसे प्रमेय के अंदर होता है, कफ कैसा हो जाता है? द्रव बहुल हो जाता है, उसके कारण। मूत्र अति प्रवृत्ति मूत्र संग्रहणानाम उपयोगम, मूत्र की अति प्रवृत्ति होती है जहाँ पर मूत्र संग्रहणीय द्रव्य उपयोग करना है। मूत्र संग्रहणीय प्राय तिक्तकटु कषाय रसयुक्तानि द्रव्य होते हैं, रुक्ष और शुष्क होते हैं।
जहाँ पर आप खदीर का उपयोग कर सकते हैं। खदीर, असन और नींब। मूत्र संग्रहणीय में और बता रहे हैं कि जम्बू है जो कि कषाय कटु शीत है, अशा रसात्मक द्रव्य, उसको याद रख लेना कि जम्बू दोनों का पहला द्रव्य है। पुरुष विरंजनीय में भी जम्बू आता है, पुरुष संग्रहणीय में भी जम्बू आता है करके। प्लक्ष वो भी कषाय कटु शीत ही है, वट भी कषाय कटु शीत ही है। कपितन एक बार देख लो। कपितन पारोसा पिंपल, क्या? वो पारोसा पिंपल मतलब पांचों भी है पंचवल्कल के। हाँ, नहीं है ना उसमें, पारिश नहीं है ना। कपितन का पारस पीपल बोलकर है। हाँ, कपितन को पारस पीपल, पर यहाँ पर गंधमुंड बोल रहे हैं, जो चक्रपाणी है ना, वो गंधमुंड बोल रहा है, इसलिए मैं कंफ्यूज था। कपितन, कपितन क्या बोल रहे? पारोसा, पारोसा पिंपल बोल रहे हो? हो, चलो देख लो एक बार, भाव प्रकाश में देख लो इसको, कपितन को। पर चक्रपाणी गंधमुंड बोल रहा है, पर उसको वो याद रख लेना। गंधमुंड में भी पारस पिंपल बोल रहे होगे। चलो याद रख लो भाई सब, पंचवल्कल के पांचों कंटेंट एक बार देख लेना एक बार, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो मैंने तो नहीं लिखा गया है कि पंचवल्कल के 4 ही कंटेंट, उसमें तो कंफ्यूजिंग है कुछ कुछ पॉइंट्स, देख लेना। चला आ गए तो कपितन, कपितन को पारस पिंपल अगर आप बोलोगे तो। बाद में बोला है उदंबर, वो भी कषाय कटु शीत ही है। अश्वत्थ, अश्वत्थ भी अपना कषाय कटु शीत ही है। वही क्या करेगा वो? रुक्षता क्रिएट करेगा शरीर के अंदर, कपमेत का शोषण करेगा। सिंपल सिंपल ही है। भल्ला तक उष्णता है, उष्ण है, भयंकर, कटु कटु उष्ण है, टोक्षण करेगा जबरदस्त। अश्मंतक देखो एक बार, अश्मंतक शायद वो होता है, ये बोलते हैं ना हमारे इधर, सोने का पेड़ बोलते हैं उसको अश्मंतक। ऐसे डाइकोटिलोडन के जैसे उसके ये होते हैं, लीव्स होते हैं करके दोनों। वो आपका पळस पळस नहीं, पळस नहीं, सोन्याचं झाड। आपटा, 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 कंठार हाँ आपटा, आपटा, अश्मंतक। अश्मंतक भी वही कषाय कटु शीत। सोमवल्कल देखेगा, सोमवल्कल मतलब खदीर बोला गया है उनको, उसका पर्याय नाम याद रख लेना। सोमवल्कल मतलब खदीर। खदीर भी आपको मूत्र संग्रहणीय द्रव्य आप ले सकते हो। तो वैसे आप ये जो है पंचवल्कल का क्वाद भी दे सकते हो, जहाँ पर मूत्र की प्रवृत्ति ज़्यादा है। पर ऑलवेज पेशेंट संतर्पणजन्य मिलेगा, है क्या नहीं? कफकारक द्रव्य हेतु सेवन करता रहेगा, उसी टाइम आपको मूत्र संग्रहणीय द्रव्य देने हैं। प्रमेय के कंडीशन में भी आप मूत्र संग्रहणीय द्रव्य का उपयोग कर सकते हो। और बताइए किसी को कुछ होगा तो मूत्र संग्रहणीय द्रव्य के बारे में। जहाँ पर ऐसा ये होता है कि नहीं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है, प्रोटीन यूरिया, अल्बिन यूरिया, अल्बिनो यूरिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोग्लोबिन यूरिया ऐसा होता है, जहाँ पर यानी कि ऐसा हीमोग्लोबिन मूत्र से निकल रहा है, प्रोटीन मूत्र से निकल रहा है, अल्बुमिन भी मूत्र से निकल रहा है, वहाँ पर भी आप ऐसे दे सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे छोटे छोटे व्रण बन जाते हैं, जिससे कि अपन ये बोलते हैं कि नहीं, प्रेशर ग्रेडियंट ये हो जाते हैं, प्रोटीन निकलने लग जाता है मूत्र के मार्ग से, और पेशेंट को क्या होता है, वीकनेस आने लगती है, फिर किडनी फंक्शन डिटोरिएट होने लग जाता है। ऐसे कंडीशन में भी आप जम्बू, आम्र, प्लक्ष, वट, कपितन ऐसे द्रव्य दे सकते हो। क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि ये जो सभी जो पंचवल्कल है ना, वो व्रण रोपक भी द्रव्य है। तो अगर मूत्र के अंदर अगर व्रण की जैसे आपको कंडीशन लग रही है कि भाई प्रोटीन बाहर निकल रहा है, हीमोग्लोबिन बाहर निकल रहा है, अल्बुमिन बाहर निकल रहा है, ऐसे प्रोटीन का अगर लॉस हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप ऐसे मूत्र संग्रहणीय द्रव्य दे सकते हो। अब पेशेंट को मूत्र बढ़ा हुआ है ये नहीं है कि नहीं? क्योंकि ये जो द्रव्य है व्रण का रोपण भी कर देते हैं। क्योंकि कषाय कटु शीत है, कषाय द्रव्य से ये क्या करेंगे, बढ़िया से रोपण करेंगे ये व्रण का। तो वहाँ पर भी आप ऐसा सोच सकते हो मूत्र संग्रहणीय के बारे में। लिख लो ये जो पॉइंट बता रहा हूँ मैं, कि ये करना है आपको। हीमोग्लोबिन अगर निकल रहा है, मूत्र से निकल रहा है, तो यानी मूत्र से उसका सार भाग भी अगर बाहर निकल रहा है, सार भाग ही बोलोगे अब ये प्रोटीन हो गए, हीमोग्लोबिन हो गए, है क्या नहीं? वहाँ पर भी आप मूत्र संग्रहणीय द्रव्य का उपयोग कर सकते हो। और बताओ कोई लॉजिकल थिंकिंग होगी तो तुम्हारे पास। डॉक्टर ने ये सोच रहा था,
मतलब प्रमेय में अपने को संग्रहण क्यों देना है, भले वो मतलब मूत्र प्रवृत्ति होती है हाँ, पर मगर वो जो क्लेद विकृत क्लेद और मेद है उसको ही बाहर निकाल रहा है ना। वो तो वही ना अपने पर उन्होंने वो भी बोला ना कि एक बार शोधन करो, पेशेंट देखो स्थूल है या क्रूश है क्या नहीं। अगर कुश है, मधुमेह का पेशेंट है तो वहां पर तुम संग्रहण दो। अगर पेशेंट स्थूल है तो वहां पर तुम्हें क्या देना है, वमन विरेचन करवा लेना है। क्योंकि अभी कभी क्या होता है, पेशेंट ज़्यादा मूत्र प्रवृत्ति कर देता है कि नहीं, तो ये हो जाता है, उसको कमजोरी आने लगती है, वीकनेस आने लगती है, नहीं क्या। उसी वजह से वो बोलते हैं कि भाई साहब ज़्यादा ओज का क्षय जब होने लगे ना, तब आपको मूत्र का संग्रहण करना है। इसलिए मधुमेह के अंदर बोला है कि नहीं, ओज ओज को तो बचा कर रखो ना। अंदर तो क्लेद बढ़ रहा है, दोज बढ़ रहा है, पर ओज ही बाहर निकल जाएगा तो पेशेंट वीकनेस हो जाती है कि नहीं। इसलिए डायबिटिक के मैक्सिमम पेशेंट को ये हो जाता है। पर वही है कि ऐसा नहीं नियम है कि सभी प्रमेह के पेशेंट को तो मूत्र संग्रहणीय द्रव्य देना है। वही देखना है स्थूल है पेशेंट क्या क्रूश है पेशेंट करके, ठीक है। हाँ बस एक ही नियम मत देखा करो। अब मैक्सिमम जो डायबिटिक जो पेशेंट होती है कि नहीं, कुछ कुछ को शुगर बढ़ी हुई आती है पर मूत्र प्रवृत्ति बढ़ती ही नहीं। मैंने बहुत बार ऐसे देखे हुआ है। अभी कल परसों की बात है, उसको डायबिटिक को कुछ भी सिम्टम नहीं मिल रहे और इसकी HbA1c डायरेक्ट 9.9 आ रही है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन 9.9 आ रहा है। तो आप उसको ना एक थोड़े अलग तरीके से आप सोचा करो कि भाई सब ग्रहणी की दृष्टि हो सकती है करके। इसको हम शरीरज क्लेद कह सकते हैं ना, कि उसका शुगर लेवल बढ़ रहा है। हाँ तो वो जो तो फिर ऑलवेज उसको मधुमेह मानना चाहिए कि फिर प्रमेह मानना चाहिए उसको, डायबिटीज नहीं मानना चाहिए। हाँ वही बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि भाई सब प्रमेह मतलब वही है। जैसे अपन ने मॉडर्न के अंदर सिर्फ 2 प्रकार की डायबिटीज बताई गई है, पर अपनी प्रमेह कितने प्रकार के हैं, 20। जब मूत्र के अंदर जो मधुरता आती है कौन कौन से प्रमेय में आती है बताइए। यही क्वेश्चन बार बार पूछ लेते पीजी में। एक इक्षु बालिका में, हाँ इक्षु मेह, और कौन सा इक्षु बालिका में भी है, और कौन सा है, और देखो, और शायद मधुमेह में आती है ना मूत्रगत शर्करा, मुदुर बन जाता है मूत्र। टिपिकल सिम्टम बताए गए उन्होंने कि भाई सब मधुर मूत्र कहाँ पर आएगा। तो ऐसे अपने इधर भी 2 ही बताए गए, बाकी 18 टाइप्स की प्रमेय अपन डायग्नोसिस ही नहीं करते उसको, जो कि करने चाहिए। उसके अंदर मूत्रगत मधुरता बताई गई नहीं है, इसलिए वो सोचना चाहिए कि ऑलवेज ब्लड शुगर बड़ी हुई मिलती है तो डायरेक्टली तुमको ये नहीं जाना है कि प्रमेह की तरफ नहीं जाना है। बाकी भी डिसीज़ आप सोच सकते हो, जैसे आम की कंडीशन होगी, शरीर के अंदर आम ही ज़्यादा कुछ बढ़ गया, ग्रहणी की कंडीशन में मैक्सिमम टाइम्स ब्लड शुगर बढ़ी हुई रहती है। ऐसे अपना डायग्नोसिस अलग अलग से बनाओ, ऐसा नहीं कि फिर मॉडर्न का ही डायग्नोसिस तुम लेकर चल रहे हो और फिर तुम्हारा डायग्नोसिस भी गलत होता है। जहाँ पर कार्य करना है वहाँ पर तुम कार्य ही नहीं करते, कुछ अलग ही कार्य कर देता। इसलिए जो सामान्य सिद्धांत होते हैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई सब ग्रहणी आ गया कि हमने ग्रहणी कपाट रस दे दिया, भाई सब ग्रहणी कपाट रस तो सब तरफ ही चलता है, सभी प्रकार की ग्रहणी पर चलता है, ऐसा नहीं। ग्रहणी के अंदर भी कुछ कुछ कंडीशन होती है जहाँ पर तुम्हें संग्रहण करना है, जहाँ पर तुम्हें अनुलोमन करना है। इसलिए वो सिद्धांत कभी भूलने नहीं है। ज्वर का व्याधि एक बार पढ़ लेना, वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सिद्धांत बताए गए, अरे हर एक व्याधि में बताए गए हैं, ये प्रमेय के अंदर भी बताए गए हैं। अगर मूत्र संग्रहणीय से ही हो जाता तो चरक जी कुछ अध्याय लिखते ही नहीं, पूरा पूरा प्रमेय बोलते हैं मूत्र की प्रवृत्ति बढ़ रही है, मूत्र संग्रहणीय गंध दे दो, खत्म बात। पर उन्होंने पूरा अध्याय लिखा कि भाई सब स्थूल प्रमेय देखो, कृष प्रमेय देखो, है कि नहीं, प्रमेय ही बोला। बाद में फिर मधुमेह के बारे में अलग से वर्णन किया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि इनिशियल स्टेज में डायरेक्ट डायग्नोसिस हो जाता है तो डायरेक्टली ही मधुमेह ही तुम्हारा डायग्नोसिस हो जाता है। मधुमेह क्यों डायग्नोसिस करो, प्रमेह करो उसका डायग्नोसिस, या कुछ अलग डायग्नोसिस बनाओ खुद का ही, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस पे ऊपर थोड़ा सा, और उसके हिसाब से अपने द्रव्य का उपयोग किया करो, ठीक है। अब किसी कोई कन्फ्यूजन मूत्र संग्रहणीय में, समझ गए कुमरे? मगर डॉक्टर जब मतलब शुगर लेवल बड़ी हो और बहुमूत्रता ये लक्षण ना हो तो प्रमेय डायग्नोस करना चाहिए, सोचना चाहिए। हाँ प्रमेय डायग्नोसिस मत करो
तुम पहले आम का पाचन करो, हेतु बंद करो पेशेंट के, और एक बार शुगर लेवल फिर से चेक करके देखो, मे भी उसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा होगा, कोलेस्ट्रॉल और शुगर दोनों एक साथ बढ़ी होगी, तो वहाँ पर तुम एक विरेचन वमन करवा लो, है क्या नहीं। पेशेंट के हिसाब से अलग अलग जाओ ना, पुरुषम पुरुषम वीक्ष बोला है कि नहीं। ऐसे सिर्फ एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मत रखो कि बस लक्षण दिख रहा है तो मैं उसके हिसाब से चिकित्सा करूँगा, या मेरी इन्वेस्टिगेशन बता रही है यही तो मैं उसके हिसाब से जाऊँगा। पहले निदान देखो, पूर्व रूप देखो कुछ दिख रही है कि नहीं, निदान पूर्व रूप देखो, उपशय देखो, और बाद में संप्राप्ति बनाओ कि भाई साहब मैंने प्रमेय के हिसाब से ये दवाई दी और पेशेंट ठीक होगा, इसलिए मेरी संप्राप्ति बनती है अब प्रमेय की। उन्होंने संप्राप्ति कब बनाने की बोली पता है क्या? उपशय और अनुपशय के बाद। अगर तुमने विरेचन दिया और पेशेंट को कुछ हुआ ही नहीं तो समझ लो कुछ अलग ही संप्राप्ति है। ऐसा नहीं है, पता है क्या, कुछ कुछ पेशेंट का ऐसे सार भाग बाहर निकलने लगता है कि नहीं, तब भी शुगर बढ़ जाती है। यानी क्रूश पेशेंट के अंदर अगर शुगर बढ़ रही है तो समझो अपतर्पण जन्य है, वहाँ पर तुम संतर्पण करो, वहाँ पर तुम अश्वगंधा जैसे द्रव्य दे सकते हो, तो ऐसा बहुत सारा खतरनाक उसके सिद्धांत है। इसलिए उन्होंने बोला ना स्थूल प्रमेय, क्रूश प्रमेय। उन्होंने क्रूश प्रमेय में भी ये बोला, संतर्पण बोला गया है, और आखिर में वो प्रमेय में बोलते कुछ भी करो पर संतर्पण करना ही करना है तुमको। क्यों बोला गया है वही एक लॉजिकल थिंकिंग वाली बात है, पर उन्होंने क्रूश प्रमेय में क्या बोला गया है, संतर्पण बोला गया है। क्रूश को प्रमेय हो रहा है, क्रूश को मूत्र की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है चरक के हिसाब से, तो चरक क्या बोल रहे हैं, वही संग्रहण कर पहले, उसको और कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, ठीक है। और बताओ कोमरे। वो ज्वर चिकित्सा अध्याय में बलम ही अलम का है ना, किसी भी व्याधि की चिकित्सा में बल इम्पोर्टेंट होता है ना, तो इसीलिए। और तुम्हें होमवर्क देता हूँ मैं, मूत्र की प्रवृत्ति कहाँ कहाँ बढ़ जाती है, कौन बताएगा मुझे? शायद आमवात के भी लक्षण में एक मूत्र की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ती है, एक बार देखो आमवात के में जाके। हाँ बस है वहाँ पे, है कि नहीं, एक बार देख लो जाके। कफावृत्त समान के भी अंदर कफयुक्त मूत्र प्रवृत्ति बोली गई है। अगर मूत्र व स्रोतस के अलग से विकार होंगे, जैसे मूत्रकृच्य हो गया, मूत्राघात हो गए, वो जो मूत्रगत रोग बताए गए हैं, बस्ती रोग जो बताए गए हैं अलग अलग से, जैसे यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, तो प्रोस्टेट हो गई, उससे भी तो आपको डायग्नोसिस करना चाहिए ना कि ये है क्या भाई साहब, क्यों बढ़ रही है मूत्र की प्रवृत्ति। ठीक है, और बताओ क्वेश्चन है क्या कुछ इसमें? आमवात में बहुमूत्रता दिया है। हाँ आमवात में दिया है ना बहुमूत्रता, लिख के रखो वो। चिकित्सा चेंज हुई कि नहीं तुम्हारी, प्रमेय और आमवात दो तुम्हारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गए। और एक बार रेफरेंस निकाल के रखना ऐसे, बहुमूत्रता कहाँ कहाँ मिलती है, तो शायद ज्वर के अंदर भी कुछ कुछ जगह पर बहुमूत्रता मिलती है, अर्श के अंदर भी बहुमूत्रता, प्रचुर मूत्रता शायद एक बार देखो पित्त जर्श का लक्षण होगा, देखो एक बार फास्ट देखो, पित्त जर्श का लक्षण ऐसा लग रहा है मुझे, प्रचुर मूत्रता बोली गई है वहां पर। और वहां पर प्रमेय मधुमेह भी वे आया है। कफज या पित्तज प्रमेय में देखो, सॉरी कफज या पित्तज अर्श में देखो, डॉक्टर प्रचुर विनमूत्राणी किसमें है? पित्तदर्श, पित्तदर्श में है ना, कफज में भी देख लो एक बार। नहीं, गुरु पिश्चल श्वेत मूत्र पुरीशानी ऐसा है। चलो ठीक है, पर इधर पित्तज में दिए है ना प्रचुर मूत्रता दिए हैं लेकिन। देखो फिर अब कितना डायग्नोसिस बढ़ गया, 3 व्याधि मिल गए, 3 व्याधि की अलग अलग चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अर्श में अर्शोग्न चिकित्सा नहीं दोगे तुम,
अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई साहब उसको पित्त जर से है और उसकी मूत्रता बढ़ी हुई है और उसकी शुगर भी बढ़ी हुई है, ऐसा कंडीशन आ सकती है कि नहीं आ सकती? पर तुम कितने प्रमेह मधुमेह के पेशेंट में आरसे देखते हो? तो अपन पूछते ही नहीं ना कभी, पूछने के ऊपर ही तो ऐसे ये स्टडी आएगी। सबसे पहले तो अपने को पता ही नहीं कि भाई साहब पित्त जर से के कारण भी बहुमूत्रता आती है, प्रचुर मूत्रता आती है करके। इसलिए से कुछ आयुर्वेद का शास्त्र बहुत ही ऐसा ये है वास्ट है। आप कहाँ पर भी जाओ तो हर एक डिसीज़ के अंदर आपको अलग अलग ऐसे रेफरेंसेस जमा करने पड़ेंगे, इसलिए संहिता याद होना सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ कुछ रेफरेंस तो आपको याद होना सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ बॉस, चरक में पित्त जर्श में लिखा हुआ है प्रचुर बीड़मूत्राणी। हाँ, तो आपको अर्श देखना ही देखना है।